चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स हम कर रहे हैं। आज हमने करना है द प्रोसेस ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। कीमियोऑस्मोसिस एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे आयंस जो है वो हाइड्रोजन आयंस हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसी तरफ मजीद हाइड्रोजन आयंस की जो मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड द कीमियोऑस्मोसिस इन द फॉर्म। इसमें असल में होता क्या है, असल में ये एटीपी फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, दोनों फॉस्फोरिलेशंस में जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है इसमें असल में मेम्ब्रेन यूज होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यूज होती है, और इसी मेम्ब्रेन में जो है रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। अब असल में इस प्रोसेस में होता क्या है, ये आप लोगों को फोटो सिस्टम 2 दिखाया गया है, वो तो हमने जनरली जो है ना एक डायग्राम के थ्रू बुक से किया था। मेम्ब्रेन में किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है ये दिखाया गया है। और ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटोन है लाइट के, जिससे जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ भी एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो है वो फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाते हैं। दिस इज द प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन और फाइनली फोटोसिस्टम 1। और ये जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है पैराडॉक्सिन और NADPH सिंथेटेज जो कि NADPH की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो है फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जो है वो मूव करते हैं और फाइनली जो है वो NADPH बना देते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। अब हमने देखना है कि एटीपी की फॉर्मेशन कब होती है, ये था असल में NADPH की फॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पंप जो है इसमें ये पंप करता है हाइड्रोजन आइंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो हाइड्रोजन आइंस को जो है वो पास आउट करता है, कहाँ पे, थैलेकॉइड स्पेस के अंदर, यानी कि दिस इज द, ये थैलेकॉइड का दिखाया हुआ इंटरनल उसकी मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, तो उसका ये इंटरनल स्पेस है। थैलेकॉइड की इंटरनल स्पेस में जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, जब ये यहाँ से मूव करते हैं उस वक्त जो है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है हम कहते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन टू द इनवर्ड, यानी कि जो इंटीरियर स्पेस होती है थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस जो है उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं। अब ये एनर्जी जो कि यूज होती है पंपिंग के लिए, ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं उस दौरान जो है एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी यूज होती है हाइड्रोजन आइंस को आउटर स्पेस से इनर थैलेकॉइड स्पेस में हाइड्रोजन आइंस को मूव करने में। यही एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं डाउन देयर ग्रेडियंट, यानी कि बाहर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसी तरफ डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं। और इस तरह हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब थैलेकॉइड इंटरनल स्पेस से हाइड्रोजन आयंस इस पंप के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, जिसे बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। थ्रू एटीपी सिंथेटेज ये हाइड्रोजन आयन जब ये एटीपी सिंथेटेज के थ्रू इस एंजाइम कम्प्लेक्स के थ्रू जो है जब ये मूव करते हैं तो उस दौरान फॉर्मेशन होती है एटीपी की।
अब क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस, यानी कि हाइड्रोजन की जब डिफ्यूजन हो रही होती है, ये हाइड्रोजन आयन जब इसे यहाँ से मूव करते हैं एटीपी सिंथेटेज से, तो असल में ये हाइड्रोजन आयन जो है वो ही फॉर्मेशन करते हैं एटीपी की, क्योंकि यहाँ पे एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एक फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से मूव करते हैं तो एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और इस तरह दो एनर्जी रिच कंपाउंड जो है एसिमिलेटरी पावर और रिड्यूसिंग पावर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं एनएडीपीएच की फॉर्म में और एटीपी की फॉर्म में, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की प्रोडक्ट होती हैं, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होनी होती हैं। उसके बाद आ जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। जिसमें ये डायग्राम दी हुई है, डार्क रिएक्शन जो है किस में होता है, ये असल में होता है स्ट्रोमा में। यानी कि ये जो था, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दिखाई गई थी और ये उसकी इंटरनल स्पेस थी, ये उसकी आउटर जो स्पेस होती है ना इसकी, यानी कि हमें पता है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, उसके बाहर जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में ही एनएडीपीएच और एटीपी की फॉर्मेशन जो हुई है, ये असल में स्ट्रोमा में रिलीज होते हैं। अब स्ट्रोमा में ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल होता है। इसमें हम कहते हैं कार्बन की फिक्सेशन होती है और इसे रिडक्शन फेज होती है ये, और इसमें सिंथेसिस होनी होती है शुगर की, किसमें, स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के जो स्पेस होती है उसमें होता है, और ये रिएक्शन जो है इसमें डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, और ये रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों में जो है इक्वली होता है। असल में केल्विन साइकिल ये है, ये होता किस जगह पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्ट्रोमा के अंदर ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और इसकी इंटरनल स्पेस ये है, और इसके बाहर का जो है ये पिंक कलर में दिखाया गया, ये असल में स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में जो है वो डार्क रिएक्शन होता है। और ये हम कहते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में या एब्सेंस में इक्वली ये डार्क रिएक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन इसने यूज क्या करना होता है, जो लाइट ने प्रोवाइड करनी होती है इसको एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो है एनएडीपीएच की फॉर्म में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग और एसिमिलेटरी पावर बनती हैं वो इसमें यूज होती हैं। अभी इन दोनों की एनर्जी जो है वो असल में, यानी कि एनएडीपीएच की और एटीपी की जो एनर्जी है वही एनर्जी यूज होती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अगर इस रिएक्शन को हम जो है समराइज करें और रिटर्न फॉर्म में लिखें तो हम बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होती है, एनएडीपीएच के 6 मॉलिक्यूल्स 9 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है एनएडीपी यानी कि जो है वो फिर एनर्जी पुअर कंपाउंड में एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से 9 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होते हैं। अब ये सारा रिएक्शन जो है इसका डिटेल पाथ पे मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और इसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 में। अब ये साइकिल जो है इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जो कि कैटालाइज कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बुक में जो है मतलब डिटेल में इंजाइम्स का नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन हर इसका जो भी रिस्पेक्टिव पाथवे है उसमें इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और रिड्यूस करते हैं, जिसमें सिंथेसिस होती है शुगर की और जो है डार्क रिएक्शन के दौरान, और इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, दैट इज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। अब इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, साइकिल है पूरा एक साइकिल है, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं केल्विन साइकिल को। फर्स्ट फेज को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, सेकंड इज द रिडक्शन फेज, एंड थर्ड इज द रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन देखते हैं कैसे होती है।
कार्बन फिक्सेशन क्या है, जिसमें कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असल में ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट बन जाएगी। इसमें असल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मिलकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं, ये रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं 5 कार्बन शुगर के साथ, दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर। यानी ये असल में जो बबल्स की फॉर्म में आपको दिखाए गए, ये असल में ये 5 कार्बन शुगर है, दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। और इसके साथ जो है वो रिएक्शन होता है, एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज अ रबिस्को। 5 कार्बन शुगर जो है वो राइबोलोज है, जो कि बिसफॉस्फेट का मतलब है कि इसकी दोनों साइडों पे फॉस्फेट असल में प्रेजेंट है। एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज द रबिस्को। अब इसमें पूरा अगर रबिस्को की एब्रीविएशन हम करेंगे तो रबिस्को स्टैंड फॉर द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम रबिस्को भी बोलते हैं। और रबिस्को जो है अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट में, और हम कहते हैं असल में ये एक अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हाईली अनस्टेबल हो, यानी कि जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और 3 ही हमारे पास राइबोलोज के, यानी कि आपको एक चेन दिखाई गई है, असल में ये 3 है। इस तरह की 3 चेन आप लोग जहन में रखें कि इस तरह के 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, यानी कि राइबोलोज का ये एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है ना, असल में ये 3 है। 3 का मतलब ये है कि आपको ये एक दिखाया गया है, इस तरह के हमारे पास 3 है, 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब तीनों के साथ, ये 5 वाले थे, तीनों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो तीनों जो हैं वो 6 कार्बन कंपाउंड बना देंगे, एक एक और कार्बन इसमें ऐड हो जाएगी, लेकिन वो जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो अनस्टेबल होगा और वो फौरन ही टूट जाएगा 6 में। यानी कि ये अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास एक है, इस तरह के 3 अगर चेन बना लें हम, एक ये हुई, इस तरह के 3 बना लें, तो हमारे पास कितने तीनों के साथ जो है एक एक कार्बन जो है ऐड हो जाएगी, तीनों जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे। अब जब ये तीनों टूटेंगे तो फिर कितने बन जाएंगे, 3 से 6 बन जाएंगे। 3 इसे क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और उसकी फौरी तौर पे वो ब्रेकअप हो जाता है, हाईली अनस्टेबल होता है 6 कार्बन कंपाउंड, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, PGA भी बोलते हैं इसको। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन जो कि ओरिजिनली पार्ट थी कार्बन डाइऑक्साइड का, अब वो पार्ट बन गई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि अभी इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड बने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, इसीलिए इस साइकिल को C3 पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ C3 पाथवे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है फ्रॉम द राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, ये 3 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, 3 इसके साथ ऐड हुए तो 3 बन गए 6 मॉलिक्यूल्स, 3 बन यानी कि इस तरह की एक चेन दिखाई गई है ना, इसी तरह की 3 चेन बन जाएंगी 6 कार्बन कंपाउंड की, वो अनस्टेबल होगा, इसी वजह से वो टूट जाएगा और वो 3 कार्बन कंपाउंड की चेन बन जाएंगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको जो है हम C3 पाथवे बोलते हैं। और यहाँ पे जब C3 जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो बन जाता है तो ये रिडक्शन, ये कार्बन की फिक्सेशन होगी, क्योंकि कार्बन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, उसका एक पार्ट बन गई। ठीक है, तो ये कार्बन फिक्सेशन है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन फेज। रिडक्शन क्या है, इसमें ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके 3 फॉस्फोग्लिसरेट की, उन्हें एक एडिशनल फॉस्फेट उसमें ऐड होता है,
ये दिखाया गया कि यहाँ पे 6 जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे वो वहाँ से आते हैं और इसकी 6 मॉलिक्यूल जो है वो उनकी ब्रेकअप होती है और यहाँ से जो एक एक यानी कि 6 एडीपी के मॉलिक्यूल बन गए, 6 फॉस्फेट जो रिलीज होगी वो इनके साथ आके अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें आप लोग, तो एक साइड पे फॉस्फेट अटैच है, दूसरी साइड पर नहीं अटैच। तो जब ये एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, एडीपी बनेगा, 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो एक साइड पे ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच है, दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो उसकी वजह से यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। इसलिए हम बिस का वर्ड यूज करते हैं कि 1 और 3 यानी कि कार्बन की पोजीशन 1 पे और कार्बन की पोजीशन 3 पे जो है वो बिस यानी कि दोनों साइड्स पे फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। अब ये जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इस तरह जो है रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी रिच कंपाउंड G3 बाय द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ATP एंड NADPH। अब ये जो है इस दोनों साइडों में 1,3 बिस फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसकी रिडक्शन होगी और ये जो है दोनों साइडों पे फॉस्फेट अटैच है, यहाँ से फिर फॉस्फेट जो है वो रिलीज होगी क्योंकि इसे NADPH इसकी रिडक्शन कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट था जिसे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब यहाँ से जो है ये इसकी रिडक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यहाँ से ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है G3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड जो है G3P, यहीं से जो है वो एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है, इसका एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, और यही जो एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है यानी कि जो यहाँ से रिलीज होता है यही जो है वो ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एक साइकिल में एक रिलीज हो गया, नेक्स्ट साइकिल में भी रिलीज होगा, इस तरह वो आपस में मिलके या ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज जो भी सेल के अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल है एनर्जी स्टोरेज के लिए, वो यहाँ से साइकिल के दौरान एक रिलीज हो जाता है। 6 थे ना हमारे पास, उसमें से एक रिलीज हो गया G3P, बाकी कितने रह गए, फिर 5 रह गए हमारे पास। अब 5 रह गए हैं 3 कार्बन कंपाउंड, इन 3 कार्बन कंपाउंड से दोबारा से बन जाने हैं 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसका मतलब है टोटल इसमें कार्बन एटम कितने हो गए, 5 हैं इस तरह के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 15 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में जो है दोबारा से ये इनकी रीजनरेशन होनी है, किसकी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट की। यही वो मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं द रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP। अब इसमें थ्रू अब यहाँ पे जो एरोज बनाए हैं असल में इन्होंने कहा यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं किया है, आपको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 3 कार्बन कंपाउंड के, ये आपस में अरेंज होके कितने मॉलिक्यूल्स बना देंगे, 5 3 मॉलिक्यूल्स के हैं तो 3 कितने मॉलिक्यूल्स के बनेंगे, 5, यानी कि कार्बन नंबर तुम्हारे पास पूरा हो जाएगा ना। अगर 5 3 मॉलिक्यूल्स के हैं तो 15 है ना हमारे पास। अब ये 15 इस तरीके से अरेंज होंगे कि 3 बन जाएंगे 5 कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम कहते हैं कि G3P जो 5 जो G3P के मॉलिक्यूल्स हैं ये रीअरेंज होंगे और रीअरेंज होके 5 कार्बन बना देंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, और इनकी दोबारा फॉस्फोरिलेशन होगी। फॉस्फोरिलेशन में दोबारा से 3, क्योंकि ये 3 है हमारे पास मॉलिक्यूल्स इसके, तो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेकअप होंगे और यहाँ से 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। यहाँ पे एक साइड पे फॉस्फेट अटैच है तो दूसरी साइड पे यहाँ से अटैच हो जाएगी फॉस्फेट, और अगेन जो है ATP जो लाइट रिएक्शन में यूज हुई थी उसकी
और फॉस्फोरिलेशन के लिए वो फॉस्फोरिलेशन कर देगी RuBp की, और इस तरह RuBp के दोनों साइडों पे यानी कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 1 एंड 5 बिसफॉस्फेट राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये दोबारा से जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि वो नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके, और इस तरह ये जो कैलमन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।